सो हेलो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है भाई। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आखिरकार क्या है। मतलब अब हम थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों हम लोग अब लास्ट पार्ट में आ गए हैं, है ना। अब इसके बाद एक और लेक्चर होगा, बस बाकी थर्मोडायनेमिक्स ख़त्म हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, जीरो वाला पढ़ा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, और अब सेकेंड देखने वाले हैं। एक्चुअली में क्या ये बताता है, चलिए हम आपको बताते हैं, है ना। आसान है चीज़ें बच्चों, समझिए ध्यान से, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ध्यान दें तो हम एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं। कौन सी छोटी सी बात? कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था। आपको लग रहा होगा कि थर्मोडायनेमिक्स बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, ऐसा लग रहा होगा बच्चों। अगर लग रहा है आपको तो बिल्कुल सही है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स हम यहाँ पे छोटा सा पढ़ रहे हैं भाई। केमिस्ट्री में आपको बड़ा सा पढ़ना है। केमिस्ट्री में प्रोसेसेज और ज़्यादा, केमिकल एनर्जी वगैरह सब होते हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ पे बड़ा है, वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स बड़ा है, लेकिन यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स छोटा है ना। इसलिए जल्दी ख़त्म हो गया। और ये अच्छा भी लगता है बच्चों, क्योंकि ये हम ज़्यादा डीप में जाकर नहीं पढ़ते हैं कि एंट्रोपी एंथैल्पी क्या उसमें हो रहा है। यहाँ पे बस हम लोग चीज़ें को सिंपल तरीक़ा से ही देखते हैं, तो ये आसान होती है उसके कंपैरिजन में, तो ईजी ही है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है भाई? हाँ सर, ये बताता था, ये बेस्ड होता था किस पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता था। यही चीज़ तो हमने देखा था बच्चों। अरे हाँ सर, याद आ गया। और तो और हम लोग पढ़े थे कि जो डी क्यू हम लोग हीट एनर्जी देते हैं, वो कुछ उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है और कुछ उसका उससे काम कर लेता है। वही एनर्जी का यूज करके कुछ काम कर लेता है और कुछ अपना इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा लेता है। ठीक है। और जीरोथ लॉ क्या होता था? जीरोथ लॉ में तो हम लोग टेम्परेचर को बस सेम करना चाहते थे वहाँ पे, है ना। उस प्रोसेस में दो बॉडी लेते थे और उनको एक थर्मल इक्विलिब्रियम में रख देते थे थर्ड बॉडी के साथ, ताकि उन सबका टेम्परेचर सेम हो जाए। सेकेंड लॉ बस एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड था, यहाँ पे ये चीज़ें वैलिड होती थी। ठीक है। तो सेकेंड लॉ किस चीज़ पे बेस्ड है बच्चों? सेकेंड लॉ बस इसी का थोड़ा सा सुधारा हुआ रूप है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? करेक्शन इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स है ना बच्चों, ये और कुछ नहीं है भाई। करेक्शन जो आपने ये पढ़ा है ना, ये वाला चीज़, उसी का थोड़ा सा अलग रूप में हम आपको बताएंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब होता है? जब कोई प्रोसेस यहाँ पे घटित होता है, इस इन्वायरमेंट, इस दुनिया में कोई भी प्रोसेस अगर हो रही है, अगर वहाँ पे एनर्जी का चेंज हो रहा है ना, कुछ हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो कुछ काम हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी जो है वो कंजर्व है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड ही होता है। ना ही आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप बस एक फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम वहीं पे बोलते हैं कि फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो होल्ड ही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो होल्ड ही है। अगर हमने हीट दिया है तो ये कुछ काम हो रहा है और ये कुछ हो रहा है, मतलब हीट दिया है तभी तो ये चीज़ हो रहा है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात यहाँ पे हम भूल चुके हैं कि क्या ये प्रोसेस, ये चीज़ तो वैलिड होगा ही। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोई प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे तो वैलिड होगा ही, लेकिन क्या ये प्रोसेस जो हो रहा है वो, उसका डायरेक्शन क्या है? मतलब वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, और तो और क्या वो प्रोसेस पॉसिबल भी है? हम बस बोल दिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करेगा अगर कोई प्रोसेस इस दुनिया में हो रहा है, लेकिन हम भाई रियल वर्ल्ड में आकर देखें तब तो पता चले कि वो प्रोसेस होना भी है कि नहीं होना है ना। अरे समझ में बच्चों, जैसे हम लोग बहुत सारा रूल्स बना दिए, लेकिन हम उस चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देखेंगे तो कोई काम का नहीं है फिर। तो हम अगर रियल वर्ल्ड में आ जाएं, इसका लिमिटेशंस यही था ना कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वैलिड है ही, ये मैं मान रहा हूँ, बट इज वैलिड फॉर प्रोसेस, बट इन रियली that process
इज पॉसिबल और नॉट। मुझे पता है बच्चों आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये लिखा हुआ चीज़ है तो ये चीज़ समझ में नहीं आता है। बेसिकली मैं बस ऐसे ही लिखने के लिए लिखवा दिया हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर पानी ये मैं अभी छत पे बैठा हूँ, तो छत से अगर नीचे पानी मैंने गिरा दिया तो पानी नीचे गिर गया भाई। पानी है तो नीचे ही तो गिरेगा। नीचे गिरा तो मतलब हम बोलते हैं कि उसमें क्या था, mgh इतना हाइट डिफरेंस था और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो उसके कारण mgh नीचे की तरफ पोटेंशियल एनर्जी आया उसका। तो वो पोटेंशियल एनर्जी नीचे जाकर कहीं पे किसी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, हम उसकी बात नहीं करते। मान लेते कोई हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, कुछ काइनेटिक एनर्जी में, तो मुझे वो सब नहीं पता है। लेकिन जो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी उसके पास है वही तो किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या वही एनर्जी जो नीचे कन्वर्ट हुआ है उसको फिर से हम पोटेंशियल एनर्जी में बदल सकते हैं? ऊपर से पानी गिर गया, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिर गया, तो नीचे जाकर उसका मान लेते हैं कि कुछ वेलोसिटी आ गया तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर गया। तो क्या वही काइनेटिक एनर्जी देने पर वहाँ पे फिर से वो ऊपर आ जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा तो नहीं होता है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ बच्चों कि हम जानते हैं कि प्रोसेस अगर हो रहा है तो वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है, लेकिन क्या वो प्रोसेस हो भी सकता है, मतलब नीचे से ऊपर आ भी सकता है? नहीं ना। मतलब ये स्पॉन्टेनियस पे भी डिपेंड करता है, क्या वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, क्या वो प्रोसेस हो रहा है या नॉन स्पॉन्टेनियस ही है, रिवर्सिबल है या नॉन रिवर्सिबल है। चीज़ें ये भी बताऊंगा मैं, बट ये समझिए चीज़ों को, है ना बच्चों। एक और एग्जांपल समझ सकते हैं कि हम पता है अगर हम मैकेनिकल एनर्जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हम हाथों को काम करवा रहे हैं, तो इस काम करने से यहाँ पे हीट का वैल्यू मतलब हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये मैकेनिकल वर्क देखकर गर्म हो जाता है, ठीक है। तो क्या वही हीट एनर्जी से हम लोग मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं? वही हीट एनर्जी जो हम यहाँ से करके हीट एनर्जी में कन्वर्ट किए, है ना, ऐसे ऐसे करके गर्म हो जाता है। तो अगर किसी गर्म चीज़ पे हम हाथ रख दें, मतलब कहीं पे आग जल रही हो, हम ऐसे रख दें बहुत देर तक, तो क्या ये फिर से अपने आप ऐसे ऐसे होने लगेगा? नहीं भाई, फिर से अपने आप तो ऐसे ऐसे नहीं होने लगेगा, हाथ भी जल जाएगा। तो मतलब बस उसमें हमको ये भी पता होना चाहिए, अगर हम बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर वैलिड है, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि वो प्रोसेस किस डायरेक्शन में जा रहा है ना। इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर से आ रहा है, हम ऐसे ही से हिट कर रहे हैं तो ठीक है कन्वर्ट हो जाए, लेकिन हम आग पे रख दे तो अपने आप तो नहीं होगा भाई, है ना, अपने आप तो नहीं होगा भाई। ओके, इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड तो है, ये तो होगा ही, लेकिन हमें एक चीज़ और बताना पड़ेगा कि उसका डायरेक्शन क्या है, प्रोसेस का, प्रोसेस किस डायरेक्शन में घटित हो रहा है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, चलिए आगे ही दे देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ये समझिए ना कि एक हमारे पास कोई बॉडी है और ये दूसरा बॉडी है बच्चों, है ना। ये आपको दे दिया है कि 500 केल्विन पे है भाई, और ये बोल दिया है कि आपको यहाँ पे 300 केल्विन पे है भाई। ऑब्वियसली टेम्परेचर इसका ज़्यादा है और हमने एक इसको रॉड से कनेक्ट कर दिया। ये रॉड बिल्कुल बच्चों इंसुलेटेड है, इसमें कोई भी बाहर से हीट एनर्जी, अंदर से बाहर हीट एनर्जी कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल बस इधर से इधर ही जाएगा, ठीक है। ऐसे है तो फिर क्या होगा बच्चों, ये हॉट है भाई, ये हॉट बॉडी है और ये है थोड़ा सा कोल्ड उसके कंपैरिजन में। तो ऑब्वियसली हीट जो फ्लो करता है, जो हीट का फ्लो का डायरेक्शन है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ है भाई। ये चीज़ तो हमें पता ही है बच्चों, ये चीज़ तो हमें पता ही है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होता है भाई, ये चीज़ हमें पता है, हम रियल वर्ल्ड में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा समझिएगा चीज़ों को, मैं जैसे समझा रहा हूँ आपको। इधर से इधर हीट फ्लो करेगा और बाद में कुछ टाइम के बाद इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 400 हो गया, इसका भी 400 हो गया भाई, है ना। अरे यार, ये अपना 100 केल्विन का इधर टेम्परेचर चेंज किया होगा तो ये टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया या थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, और मान लेते हैं कि इसी टेम्परेचर पे आकर इन दोनों का थर्मल इक्विलिब्रियम होल्ड हो गया, मतलब कि ये दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, मतलब पूरे इस सिस्टम का टेम्परेचर सेम है। बस हम ये बताना चाह रहे हैं, ऐसा कोई स्टेट तो आएगा ही, ठीक है भाई, ऐसा हो गया, दोनों सेम टेम्परेचर पे हो गए। अब कहीं से कोई हीट एनर्जी कहीं पे जाएगा नहीं, सब सेम रहेगा। तो ये जो हीट एनर्जी इसने लूज किया वो इसने गेन किया कोल्ड बॉडी ने, तो क्या यही जो हीट एनर्जी इसने गेन किया है फिर से ये इसको दे सकता है और खुद ये फिर से 300 केल्विन पे आ सकता है? मैं ये बोल रहा हूँ
कि जिस तरीके से हमने देखा, ये हॉट बॉडी था, ये कोल्ड बॉडी था, ये 400 पे था और ये 100 पे था, सॉरी ये भी 400 पे था। तो जो इसने आखिरकार यहाँ से हीट का फ्लो तो इधर ही हुआ है ना, तो हीट यही तो लिया है, तो उस ही हीट का यूज करके क्या ये फिर से इधर आ सकता है? उसी हीट का बच्चों, क्योंकि हीट लॉस कहीं भी बाहर नहीं हो रहा है भाई, हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। देयर इज़ नो हीट लॉस, देयर इज़ नो हीट लॉस, हीट का लॉस नहीं हो रहा है बच्चों। तो समझिएगा, क्या ये फिर से इधर आ सकता है? मतलब इसमें अपने खुद का 100 केल्विन घटा ले और ये खुद का 100 केल्विन जोड़ ले, तो ये फिर से 500 केल्विन पे आ जाएगा और फिर से ये 300 केल्विन पे आ जाएगा, है कि नहीं? ऐसा तो अगर हो जाए तो अच्छी बात है भाई। मतलब फिर से ये इनिशियल स्टेट आ जाए, फिर से ये कोल्ड हो जाए, फिर से ये हॉट हो जाए। अरे सर क्या बता रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी कहाँ होता है यार। हम बस हॉट को कोल्ड में बदल देते हैं, हम पानी गर्म रखते हैं, खुद ही ठंडा हो जाता है। क्या ठंडा होने के बाद खुद से ही गर्म हो जाता है? खुद से गर्म होता है ठंडा होने के बाद? नहीं होता है भाई, ऑब्वियसली नहीं होता है, जब तक कि फिर से उसको गर्म ना करें। मतलब कि ये खुद से तो नहीं होगा। दिस प्रोसेस विल नॉट हैपन बाई ऑन, खुद से तो नहीं होगा बच्चों। मतलब आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे हीट देना ही पड़ेगा फिर से। आ रहा है कुछ समझ में? कुछ यहाँ से हीट देना पड़ेगा ताकि हीट कुछ इधर फ्लो हो और यहाँ पे खुद का इसका टेम्परेचर कुछ कम हो जाए, है ना। अरे यार इसका टेम्परेचर कम कब होगा? जब हम इसको कुछ हीट देंगे तो ये इधर हीट फ्लो करेगा, मतलब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, जैसे 400 पे है, ये थोड़ा सा और गर्म हो जाए तो ये इधर इसका फ्लो करेगा हीट, तो फिर से ये 500 पे चला जाएगा और फिर से ये 300 पे आ जाएगा, है कि नहीं? समझ रहे हैं? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि कुछ बाहर से हीट देना पड़ता है, मतलब कुछ एक्सटर्नल काम करना पड़ता है भाई। बिना एक्सटर्नल हीट दिए ये फिर से प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, मतलब ये प्रोसेस अब खुद से नहीं हो सकता है बच्चों, खुद से पीछे नहीं जा सकता। भले ही यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया हो, लेकिन खुद से जो एनर्जी इसने लिया होगा फिर से ये इधर नहीं दे सकता। देने के लिए फिर इसको हमको और भी एनर्जी देना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल एनर्जी भी हमें इसको देना पड़ेगा, तब जाके ये थोड़ा हॉट होगा, फिर टेम्परेचर धीरे धीरे इधर आएगा, ठीक है। फिर दोनों सेम, फिर ये जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और ये फिर 500 पे आ जाएगा। तो हम अगर करना चाहते हैं, इसको रिवर्सिबल बनाना चाहते हैं, फिर इधर से आया फिर इधर से भेजना चाहते हैं, रिवर्सिबल बनाना चाहते हैं, समझ ना। रिवर्सिबल मतलब कि आवागमन हो, मतलब चीज़ें हो गया फिर से हो सकता है। रिवर्सिबल मतलब ऐसे ऐसे चलता रहे, ठीक है। तो वो करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ रहा है भाई, एक्सटर्नल हीट एनर्जी देना पड़ेगा, तभी ये चीज़ हो पाएगा, ठीक है। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ बच्चों, यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बता रहा है, और कुछ नहीं। यही है कि चीज़ें बस एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ठीक है, वैलिड है, लेकिन क्या वो प्रोसेस रियली में भी हो रहा है कि नहीं, ये हमें नहीं बताया था। तो ये जानने के लिए हमने ये चीज़ बताया आपको, ठीक है। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। इसको और तरीके से लिख सकते हैं, इट डिसअलाउज some of the processes which are valid in first law of thermodynamics. आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा, ये चीज़ आप समझ जाइए, है ना। बहुत आसान है यार। चलिए आगे चलते हैं, अब हम और चीज़ें आपको बताते हैं। चलिए चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, आगे जाएंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इसी बेस्ट पे जैसे है ना, अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो ये हम तो ऐसे बता दिए, लेकिन ये चीज़ पहले केल्विन सेल्सियस अंकल बताया था, केल्विन प्लैंक बताया था, ये साइंटिस्ट जो बताए थे, उन्हीं के कारण हम आपको अभी बता पा रहे हैं। वो बताया था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेल्फ एक्टिंग मशीन टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू द हॉटर वन विदाउट एनी एड ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। मैंने अभी वही बताया आपको कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, सेल्फ एक्टिंग मशीन ऐसा नहीं बना सकते हैं कि कोल्डर बॉडी से कभी कभी हीट, मतलब कोल्डर बॉडी से हीट हॉटर बॉडी में चला जाए। ऐसा हम नहीं हीट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं भाई। हमें हमेशा पता है कि हॉटर से कोल्डर बॉडी में ही हीट का ट्रांसफ़र होता है,
ये चीज़ हमें पता है, यही होता है इन्वायरमेंट में, लेकिन हम उसका उल्टा करें तो वो नहीं पॉसिबल है, वो होगा ही नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है ये नहीं होगा, यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। केल्विन प्लैंक्स बताते थे इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिज़ाइन अ इंजन दैट एक्सट्रैक्ट हीट एंड फुली यूटिलाइज इनटू वर्क विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी अदर इफेक्ट। एक ये भी स्टेटमेंट था सेकेंड लॉ में ही कि हम कोई ऐसा इंजन डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई मशीन नहीं बना सकते हैं, मशीन इंजन, कि वो क्या करे कि जितना उसको हम एनर्जी दें, हीट एनर्जी, वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट कर दे। मतलब हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं कि जो हम लोग हीट एनर्जी देंगे, जो हम हीट एनर्जी किसी चीज़ को दे रहे हैं, एक सेकेंड यार, जो हम किसी चीज़ को हीट एनर्जी दे रहे हैं वो उसका वर्क में कन्वर्ट हो जाए। आखिरकार अगर हम किसी चीज़ को हीट एनर्जी दे रहे हैं तो उसका वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और हम मानते हैं कि ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या देखे थे कि डी क्यू जो हम लोग एनर्जी दे रहे थे वो उसका कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ा था, कुछ वर्क कर रहा था। आखिरकार कर तो यही रहा है, हीट देने पर कुछ इंटरनल एनर्जी, गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा इंटरनल एनर्जी ले लेते हैं, उसके बाद वो कुछ काम करते हैं दीवार पे, तो ओवरऑल कुछ तो हो रहा है काम। लेकिन क्या ये जितना हीट दिया जा रहा है उतना ही काम हो रहा है? इसमें हम एक चीज़ भूल गए कि यहाँ पे एक्सटर्नल लॉसेज भी तो हो सकते हैं भाई, है ना। तो वो चीज़ को बताया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। मतलब अगर कोई आपके पास ये सिस्टम है, इंजन है, अगर आपने यहाँ से बाहर से कोई हीट एनर्जी Q1 दिया है तो ये सारा का सारा वर्क डन नहीं बनेगा भाई, सारा का सारा काम में नहीं जाएगा, इसका कुछ लॉस हो जाएगा Q2। मतलब अगर हम समझें, अगर हम Q1 हीट एनर्जी दिए हैं तो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो हम एनर्जी दिए हैं Q1 वो कुछ कुछ वर्क में कन्वर्ट होगा और कुछ कुछ हीट लॉस हो जाएगा। ये लॉस हीट है, लॉस्ड हीट है, ठीक है, लॉस हीट है बच्चों। ये गिवन है, गिवन हीट एनर्जी है ना, ये गिवन हीट एनर्जी है और ये कुछ वर्क हुआ है। तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि अगर कोई इंजन है, हमने कुछ उसको हीट एनर्जी दिया है बच्चों, ये हायर टेम्परेचर पे ही होगा, तो सारा का सारा काम में नहीं बदलता है, कुछ उसका लॉस भी हो जाता है। बोलेंगे यही चीज़ तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताता था, वहाँ पे भी हम जितना हीट देते थे सारा का सारा वर्क डन नहीं होता था, कुछ उसका इंटरनल एनर्जी में चला जाता था। ये इंटरनल एनर्जी में चला जा रहा है, ये लॉस एनर्जी का नहीं हो रहा है भाई, आप गलत समझ रहे हैं बच्चों। ये हीट एनर्जी जो है ये कुछ इंटरनल एनर्जी उसका बढ़ा रहा है और कुछ वर्क डन कर रहा है, लेकिन ये लॉस तो नहीं कर रहा है। ये चीज़ हमें नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे कुछ हीट एनर्जी का वैल्यू लॉस हो रहा है बच्चों। चलिए मैं आगे बताता हूँ, आगे ये ड्यू का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, मतलब कि ये वैल्यू होगा ही नहीं, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा ही नहीं, तो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे Q2 में बदल जाता है, कुछ लॉस हो जाता है। चलिए मैं बताता हूँ आगे अभी, ठीक है। देखिए हीट एनर्जी अगर हमको बनाना है तो हीट एनर्जी में क्या करना होगा, इंजन डैट कन्वर्ट्स, ऐसा इंजन है जो है डैट कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, वर्क में, वर्क बोल सकते हैं या फिर मैकेनिकल वर्क बोल सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वर्क बोलिए एनर्जी बोलिए, मतलब कन्वर्ट करता है, बस ये हम बता रहे हैं। ये चीज़ हमें पता है, हीट इंजन यही करता है। हीट इंजन क्या करता है, कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को वर्क में, ठीक है भाई। किसके थ्रू करता है, बाय साइक्लिक प्रोसेस, ये याद रखिएगा, साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू करता है भाई। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू ही करता है ये हीट एनर्जी को वर्क में, जो हीट इंजन होता है। साइक्लिक प्रोसेस नहीं है तो ये बच्चों होगा, ठीक है होगा, लेकिन वो हमें कॉन्टिन्यूस वर्क डन नहीं देगा भाई। क्यों चाहिए ये, हमें क्यों चाहिए साइक्लिक प्रोसेस, क्यों हम साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू ही कर रहे हैं, नॉन साइक्लिक भी तो कर सकते हैं। इसीलिए कर रहे हैं ताकि वी नीड अ कॉन्टिन्यूस वर्क डन,
कंटिन्यूअस वर्क, हम कंटिन्यूअसली वर्क कराना चाहते हैं, ये समझिए, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये नीचे से हीट एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वाटर है, तो वाटर धीरे धीरे उबलेगा तो ये भाप में बदलेगा। भाप बहुत गर्म होता है बच्चों, आपको पता होगा। और अगर हम उसको एकदम पूरा प्रेशराइज कर दें और उसको एक छोटे से छेद से बाहर निकालें उसी गैस के मॉलिक्यूल्स को, तो धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा प्रेशर से निकलेगा। तो प्रेशर निकलेगा, प्रेशर जब किसी चीज़ में आ जाता है तो किसी चीज़ को धक्का देता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक पिस्टन लगाया हुआ था यहाँ पे, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये धक्का देने से यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है भाई। ये कुछ प्रेशर यहाँ पे लगा रहा होगा ना, फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि बहुत प्रेशर से आ रहा है। तो यहाँ पे ये इसको धक्का दे दिया, तो ये इसको धक्का दिया और यहाँ पे ये चीज़ फिक्स किया गया है एक व्हील से। मान सकते हैं आपके मोटरसाइकिल का टायर हो, आपके बाइक का टायर हो वही होता है, वैसा ही होता है। स्ट्रोक इंजन भी बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से यहाँ पे नट से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहता है। और ये ऐसे करके अगर यहाँ पे इधर ये पुश किया है तो ये इसको पुश करेगा, ये इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा और ये इधर बढ़ना चाहेगा। तो ये इधर बढ़ता है तो इधर तक बढ़ जाता है, बताऊँगा आगे। ये इसको बढ़ाया तो बच्चों आप सिंपल समझिए ना, ये इसको बढ़ाएगा तो ये व्हील ऐसे होगा, ऐसा करके ये नचेगा, इधर तक आ गया मान लेते हैं। अगर ये यहाँ तक कि फुल स्ट्रेच हो गया है, अब यहाँ पे ये पकड़ा हुआ है, ये नहीं है, अब यहाँ तक पकड़ा हुआ है, तो अब इसको इधर आना है। तो अगर यहाँ पे अगर कुछ ऐसा मैकेनिकल हम ऐसा यहाँ पे चीज़ लगाते हैं, जैसे स्प्रिंग टाइप लगा देते हैं, यहाँ तक खींच गया तो अब इधर आना है। तो ये अपने आप कॉन्ट्रैक्ट, स्प्रिंग क्या करता है भाई, स्प्रिंग अगर खींचते हैं तो वो अपने आप ऐसे आने की कोशिश करता है। तो ये यहाँ तक आ गया, तो अब इसके बाद ये अपने आप इधर आएगा और ये फिर पिस्टन इधर जाएगा। आखिरकार पिस्टन पीछे भी धंसाएगा ना, तो पीछे चला गया पिस्टन, यहाँ पे आ गया भाई, फिर से गैस कंप्रेस हुआ और फिर से यहाँ पे और ज़्यादा बनता जा रहा है। स्टीम इंजन यहाँ पे है ना, स्टीम टाइप का है, तो यहाँ पे फिर से गैस प्रेशराइज करेंगे तो फिर से ये यहाँ पे आ गया होगा, फिर से ये इसको ऐसे करके धक्का देगा तो फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से यहाँ पे आएगा। तो ये ऐसे ऐसे चलने लगेगा। बोलेंगे यहाँ पे सारा यहाँ पे आ जा रहा है स्टीम एनर्जी जो भी है गैस के फॉर्म में आ रहा है ना, तो गैस के फॉर्म में प्रेशर यहाँ पे लगा रहा है, तो सारा का सारा हीट एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। नहीं, ये चीज़ गर्म भी हो रहा होगा तो ये गर्म हो रहा है तो ये बाहर की तरफ ऐसे ऐसे हीट एनर्जी भी बर्बाद कर रहा होगा, हीट बर्बाद होगा, है ना। यहाँ पे हीट बर्बाद भी हो रहा होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा, है ना। इस सारा का सारा यहाँ पे इसी का मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे गर्म भी हो रहा होगा। अरे यार, जब हम बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाइए ना 50 किलोमीटर बच्चों, वो गर्म हो जाता है, उसका इंजन देखेंगे नीचे गर्म होता है। तो सारा का सारा वो आपको पहिए में चलाने में नहीं लगा दिया है, उसका हीट एनर्जी में भी बर्बाद हो रहा है, ठीक है। क्यों हम साइक्लिक प्रोसेस लिए, क्योंकि साइक्लिक नहीं रहेगा अगर ये पिस्टन एग्जैक्टली यहाँ पे था, यहाँ गया और फिर यहाँ पे नहीं आया तो ये व्हील पूरा नच ही नहीं पाएगा भाई। अगर ये पिस्टन यहाँ गया और फिर बीच में आ गया, इनिशियल पोजीशन को अटेंड नहीं किया तो ये व्हील यहीं तक रह जाएगा, ऐसे करके यहाँ तक नचेगा और रुक जाएगा, फिर ऐसे करेगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर धक्का देगा तो फिर ऐसे होने का, ऐसे ऐसे होता रहेगा। मतलब आपका व्हील अगर पूरी तरीके से फुल साइकिल में चलना है उसको, तो साइक्लिक प्रोसेस होना पड़ेगा। क्योंकि इनिशियल पोजीशन पे अगर वो पिस्टन आएगा तब तो फिर से प्रेशर बनाएगा, आगे ही रह गया तो भाई क्या होगा। कभी कभी नहीं होता है कि जनरेटर को चालू करता है तो धक्का देता है पीछे में, है ना, ऐसे ऐसे चालू करते हैं हम, ऐसे करते फिर पीछे में धक्का देता है, बैक मार देता है। तो वहाँ पे भी वही चीज़ है ना बच्चों, ये फुल साइकिल में अगर नहीं नचाएंगे, अगर यहीं तक छोड़ देंगे बीच तक, तो फुल साइकिल नहीं आएगा। तो फुल साइकिल नहीं आएगा तो ये पूरा का पूरा व्हील नचेगा भी नहीं, ठीक है भाई, आई थिंक क्लियर होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस लेना ज़रूरी है अगर हीट इंजन बना रहे हैं, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस होता है तो वहाँ पे डेल्टा यू का वैल्यू बच्चों 0 होता है। यही चीज़ तो हमें बताना चाह रहा था। और इसका कुछ रिप्रेजेंट करने का तरीका है, हम ऐसे आपको बताएंगे, ठीक है, इस तरीके से हम आपको बताएंगे। बोलेंगे कि अगर कोई ये यहाँ पे ये सोर्स है, ये सोर्स मान लेते हैं, और ये होता है नीचे वाले को सिंक बोल देते हैं। मतलब जो कम टेम्परेचर पे होता है सिंक, और जो हाई टेम्परेचर पे होता है वो सोर्स होता है। और यहाँ पे कोई इंजन है, हीट इंजन इस टाइप का है, तो ये हाई टेम्परेचर से हीट लेगा, लो टेम्परेचर की तरफ फेंकेगा, बीच में कुछ काम भी तो करेगा, तो वही काम किया है। बिल्कुल ऐसे ही रहेगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, आपको अच्छे से बताते हैं। मैंने बोला कि अगर हम ये एक टाइप का हीट इंजन बना दिए हैं, हीट इंजन है बच्चों, किसी भी व्हीकल का, समझ लो व्हीकल बोलते हैं ना बाइक का, कार का,
और भी चीज़ें होती है ट्रक का। तो ट्रक और बाइक इस सब में अंतर क्या है? बाइक का देखते हैं कि माइलेज बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू फोर व्हीलर मतलब कि बड़े बड़े गाड़ियों से तो उसका माइलेज ज़्यादा ही होता है। तो जितना कम अगर वो यहाँ से एनर्जी लेगा, देख रहे हैं यहाँ से हम एनर्जी यहाँ पे दिए, ये हाई टेम्परेचर पे है, Q1 है, यहाँ से सोर्स है बच्चों, यहाँ पे सोर्स है। कहाँ से आखिरकार ये हीट एनर्जी हम दे पा रहे हैं? आप पेट्रोल जला रहे हैं, आप कोयला जला रहे हैं, तो यहीं से तो आ रहा है। आप डीजल जला रहे हैं, आखिरकार जाकर पेट्रोल पंप पे ये सब क्यों खरीदते हैं? ताकि आप उस बाइक में हीट दे पाएँ। ये सोर्स है, यहीं से हम ये सब कुछ जला के हीट पैदा कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं हीट में। तो ये हीट इंजन को मिलता है, आपके बाइक के इंजन को। तो बाइक का इंजन क्या करता है? अंदर कुछ प्रोसेसेज होती है। तो ये बाइक का इंजन क्या करता है? कुछ काम करता है, वर्क होता है। जो आप देखते हैं कि हम इतना दूर चल गए तो बाइक का पहिया नचाता है, लेकिन पहिया नचाने के दौरान उसका कुछ ना कुछ हीट एनर्जी बर्बाद भी होता है। Q2 ये सिंक में चला जाता है, सिंक में, ठीक है। सिंक मतलब कि बर्बाद हो जाता है। तो ये कम टेम्परेचर पे होगा ना भाई, ये हाई टेम्परेचर पे होगा, ये हाई टेम्परेचर पे ही तो होगा, और यहाँ पे लो टेम्परेचर पे होगा। बिल्कुल, ये चीज़ तो क्लियर होना चाहिए। इसलिए बोल दिया जाता है कि यहाँ पे जो दिया गया है छोटा सा एनर्जी DQ मान लेते दिया गया है, वो यहाँ पे वर्क में कन्वर्ट होता है, और तो और DQ2 में कन्वर्ट होता है। जो हीट एनर्जी DQ1 हमने दिया है वो कुछ ना कुछ यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? सिंक में, बर्बाद में। हमने पीछे से पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या बताता है बच्चों? DQ इक्वल टू DU प्लस कुछ ना कुछ वर्क डन। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि जो हम हीट इंजन बनाते हैं वो साइक्लिक होता है भाई। साइक्लिक रहेगा तभी फुल हमको वर्क डन मिलेगा, फुल उससे काम हो पाएगा। नहीं है तो चक्का नचेगा और फिर पीछे बैक मारेगा। तो ये कोई मतलब है उसका? फुल वर्क डन लेना है ना भाई, तो ये जीरो ही होगा ना, क्योंकि साइक्लिक है, साइक्लिक प्रोसेस हम ले रहे हैं। तो अब जो DW है, सॉरी DQ हम लिखते हैं ना यहाँ पे जो हम हीट दिए हैं वो यहाँ पे वर्क डन में जाएगा। चेंज इन हीट जो है वो वर्क डन में जाएगा। तो चेंज इन हीट क्या होता है? चेंज इन हीट मतलब कि जो ज़्यादा हीट है DQ1 है माइनस DQ2 है, वही तो यहाँ पे वर्क डन में जा रहा होगा। और यही चीज़ तो हमको यहाँ से मिल गया है, देखिए ध्यान से, यही चीज़ तो है। DQ2 यहाँ पे, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, DQ2 है, समझ में रहा है? DQ1 इसको इधर ले जाएंगे तो DW ही तो आएगा। आ गया समझ में बच्चों? हाँ सर जी, आ गया समझ में। तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि जो भी आप यहाँ पे हीट एनर्जी दे रहे हैं वो सारा का सारा वर्क में नहीं, कुछ ना कुछ बर्बाद हो रहा है। ओके सर, अब तो पूरा समझ में आ गया। बिल्कुल बच्चों। तो अब अगर हम निकालना चाहें कि आखिरकार हम कितना हीट दें तो कितना वर्क डन होगा, कितना वो बर्बाद होगा, ये सब चीज़ें हम निकालना तो चाहेंगे ना यार, हम लोग निकालना तो चाहेंगे। तो निकालने के लिए हम एक टर्म का यूज करते हैं, इफ़िशियंसी, इफ़िशियंसी ऑफ हीट इंजन। आखिरकार कितना हम देंगे तो कितना चलेगा, ये सब चीज़ें हम बताना चाहते हैं। तो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा होता है हमारे पास, ईटा पत्थर नहीं बच्चों ईटा है। वो बोलते हैं कि हमने यहाँ पे कितना काम हुआ, जो हीट एनर्जी दिया था उससे कितना काम हुआ। तो हीट एनर्जी कितना दिया था? Q1 था। बिल्कुल यही तो है भाई है ना। आखिरकार हमने कितना काम किया और कितना हीट एनर्जी दिया था, टोटल हीट एनर्जी दिया था कितना और उससे कितना काम हुआ, इसी को डिफाइन किया जाता है इससे, ईटा से। और इसी से हम पता कर लेते हैं वर्क डन कितना होता है बच्चों। वर्क डन हुआ है Q1 माइनस Q2, Q1 बड़ा है ना बच्चों, डिवाइडेड बाई Q1। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 आ जाएगा। अगर हम लोग परसेंटेज निकालना चाहते हैं इफिशियंसी को परसेंटेज में, तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं। ठीक है ना बच्चों। और आपको बता दूं, अगर हमको ये 100% एफिशिएंट चाहिए, मतलब कि जितना हमने हीट दिया था सारा का सारा वर्क में हो जाए, तो ये 0 होना चाहिए। अगर Q2 का वैल्यू ये 0 हो जाए तो ये पूरा टर्म हट जाएगा। तो 1 इंटू 100, तो इसका मतलब कि अगर इफ वी वांट टू मेक परफेक्ट हीट इंजन, परफेक्ट आइडियल बोल सकते हैं, परफेक्ट या फिर आइडियल हीट इंजन,
देन इफ़िशेंसी बराबर, परसेंटेज इफ़िशेंसी बराबर 100% होना चाहिए। उसके लिए हमें Q2 का वैल्यू 0 करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। बट इन प्रैक्टिकल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक आइडियल हीट इंजन, है ना बच्चों। हम ये नहीं बना सकते हैं। बोलेंगे अरे सर मैं बना दूंगा, क्या ये कोई नहीं बनाया तो मैं नहीं बना दूंगा क्या? बिल्कुल आप बना सकते हैं बच्चों, अगर आप चाहें तो जिस दिन आप बना दीजिएगा आप हमें बता दीजिएगा, बिल्कुल मैं उस दिन मेरे को पता चलेगा कि मैं आपको समझ नहीं पाया था इतने से, ठीक है। आप ही सोचिए बच्चों, हीट में तो कन्वर्ट होता ही है भाई, कुछ ना कुछ वेस्ट तो होता ही है। तो इसीलिए हम डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि हम पूरे के पूरे को कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। पूरे के पूरे चीज़ों को 100% तो कुछ भी नहीं होता है जीवन में। क्या आप 100% काम करते हैं? आज उठना है 6 बजे, उठेंगे 7 बजे, तो 100% आप परफेक्टली किसी चीज़ को नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आप इसको कम कर सकते हैं, इसका वैल्यू है ना, इसका कम कर सकते हैं, और कम कर दें, और कम कर दें, मतलब इधर जो बर्बाद हो रहा है हीट एनर्जी में वो और कम हो जाए। तो वो जितना कम हो जाएगा उतना अच्छा काम करेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि माइलेज अच्छा दे रहा है हमारा बाइक, मतलब बाइक में जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, जो हम इस सबको जला रहे हैं, तो जलाने के बाद हमको काम ज़्यादा मिल रहा है। काम मतलब कि क्या, मतलब हम ज़्यादा दूर तक जा पा रहे हैं बाइक में, बाइक पे बैठ के, तो उसका माइलेज अच्छा है। आखिरकार जो लूना होता है, छोटा मोटा बाइक होते हैं, उनमें ज़्यादा माइलेज क्यों होता है? क्योंकि उनका हीट इंजन ही बहुत छोटा है बच्चों, है ना। हीट इंजन बहुत छोटा है, तो हम अगर यहाँ पे हीट एनर्जी दे रहे हैं तो ये बर्बाद भी तो बहुत कम कर रहा होगा भाई। जितना कम बॉडी का उसमें है यूज हुआ है, उतना ही कम तो यहाँ पे बर्बाद भी करेगा, वर्क ज़्यादा देगा, इसीलिए तो ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम बड़े बड़े व्हीकल्स देख लें तो ये हीट इंजन भी बड़ा बड़ा होता है। तो बड़े हीट इंजन में जितना पेट्रोल उसमें डाला था लूना में, उतना ही नहीं डालना पड़ेगा, ज़्यादा डालना पड़ेगा, ज़्यादा डालना पड़ेगा अगर ज़्यादा वर्क चाहिए तो इसीलिए तो ज़्यादा पेट्रोल डालने पे माइलेज कम हो जाता है। ज़्यादा पेट्रोल डाल रहे हैं, माइलेज कम ही हो गया ना भाई। और कम पेट्रोल में ज़्यादा दूर जा रहा है तो माइलेज अच्छा है, इसीलिए तो होता है वो सब चीज़ें। आई थिंक आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। है ना, जितना हमको यहाँ पे बर्बाद होती है ना, बर्बाद को कम कर सकते हैं। Q2 का वैल्यू हम कम कर सकते हैं, पूरा 0 नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ रहा होगा कि इफ़िशेंसी कभी भी 100% किसी चीज़ का नहीं हो सकता है। इफ़िशेंसी ऑफ हीट इंजन नेवर नेवर 100% कभी नहीं हो सकता है बच्चों, ठीक है। इस पे सवाल करेंगे यार, कल करेंगे बच्चों। चलिए अब आपको बता देते हैं बस। और मेनली अगर हीट इंजन जो हम बना रहे हैं ना, वो जनरली 2 टाइप का होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। ये इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इसको बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। दो प्रकार का हीट इंजन हम जनरली देखते हैं अभी फिजिक्स में। इसमें होता है कि एक्सटर्नल कंबशन मतलब कि इस चेम्बर के बाहर होता है। ये जो चेम्बर देख रहे हैं, यहाँ पे जो प्रोसेसेज हो रही हैं, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, इससे बाहर होता है यहाँ पे कंबशन। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इंटरनल कंबशन होती है, मतलब कि देख रहे हैं यहाँ पे फ्यूल अंदर जा रहा है, अंदर ही कंबशन हो जा रहा है इसी में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जो ट्रेन चलते हैं, जो रेलगाड़ियाँ चलती हैं, उसमें हम कोयला बाहर से डालते हैं। देखे नहीं है? पुराने ज़माने में जो टीवी में हम लोग मूवी देखते थे, उसमें कोयला डालते थे, बाहर से वर्कर रहते थे, तो वो जलता रहता था कोयला, इस पानी को हीट करता था, जो स्टीम होता था उसको प्रेशराइज कर देते थे, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से जाकर इस पिस्टन को धक्का देता था। तो धक्का दिया तो ये थोड़ा सा इधर ये मुड़ा, तो ये थोड़ा इधर गया, तो ये इसको व्हील को ऐसे चलाने की कोशिश किया। तो जैसे ही ये व्हील ऐसे चला, यहाँ पे पहुँचा, तो उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ये बच्चों लोहा को हम इस तरीके से बनाते ही हैं कि अगर इतना दूर आ गया है ना, तो इसके आगे अपने आप आ जाएगा, अपने आगे आएगा, तो फिर से ये पिस्टन धक्का मारेगा इधर, और यहाँ पे फिर से प्रेशर तो बन ही गया होगा। तो यहाँ पे जैसे ही धक्का मारेगा, फिर यहाँ पे इसको हीट प्रेशराइज जो स्टीम है वो मिलेगा, फिर से ये धक्का मारेगा। तो धक्का मारते मारते ये गोल गोल नचने लगता है, एक परफेक्ट साइकिल बन जाता है। साइक्लिक प्रोसेस ही है बच्चों ये दोनों में। ये है आपका बाइक का इंजन, ठीक है। ये बाइक का इंजन क्या बोलता है कि इधर से आपने पेट्रोल डाला, पेट्रोल इसमें गया,
पेट्रोल गया यहाँ पे, मतलब कुछ यहाँ पे एयर के फॉर्म में भी आता है, मतलब कोई भी फ्यूल हमने डाला, उस फ्यूल के कारण यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है। इस प्रेशर के कारण ये इस पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का देता है। तो यहाँ पे ये धक्का दिया ना बच्चों, धक्का दिया तो क्या होगा, नचेगा भाई, है कि नहीं, नचेगा। ये थोड़ा उल्टा डायरेक्शन में बना दिया है, ये यहाँ पे उल्टा डायरेक्शन में बता दिया है, ऐसे नहीं, इस डायरेक्शन में नचेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में नचेगा। धक्का दिया भाई, धक्का दिया तो यहाँ पे ऐसे नचा, थोड़ा सा नचा, फिर ये धीरे 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 अपने आप ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इसका बनावट ही हम कुछ स्प्रिंग लगा देते हैं उस टाइप के पिस्टन में। ये तेरे थोड़ा सा ये बच्चों यहाँ से धीरे धीरे ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो ऊपर जाकर इससे टकरा जाएगा। यहाँ पे ये स्पार्क प्लग होता है, तो यहाँ पे ये हीट, मतलब कुछ ऐसा स्पार्क क्रिएट होगा, है ना, लाइटर वगैरह देखते हैं स्पार्क क्रिएट होता है, ये स्पार्क क्रिएट होगा। और पेट्रोल है ही, तो पेट्रोल में स्पार्क की तो ज़रूरत होती है जलने के लिए। यह पूरा एकदम हीट बन जाएगा। तो हीट बनेगा तो फिर से यहाँ पे पूरा एकदम प्रेशराइज्ड एनर्जी बन गया भाई, हीट एनर्जी। तो क्या करेगा, इसको फिर से नीचे की तरफ धक्का देगा, क्योंकि यही मूवेबल है। नीचे तरफ धक्का दिया, फिर से यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे फिर एग्जॉस्ट होता है ना। अरे एक धुआं निकलता है ना बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट ही बोलते हैं, मेरे को स्पेलिंग नहीं याद है, समझ जाइएगा। तो एग्जॉस्ट इधर की तरफ फिर निकल जाता है। धुआं, जैसे बाइक चला रहे तो धुआं पीछे नहीं निकलता है, तो वही यहाँ पे जला हुआ क्या निकलता है, पेट्रोल। तो जला हुआ पेट्रोल का धुआं इस डायरेक्शन से निकल जाता है। इस प्रोसेस में ध्यान देने वाली बात है कि ये पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, और ये साइक्लिक इसीलिए है क्योंकि पहले मान लेते हैं यहाँ पे था, यहाँ पे गया, फिर ऊपर जाके फिर यहीं पे आता है, अपने पोजीशन को फिर से अटेन करता है, तभी तो ये व्हील पूरी तरीके से नच पाता है। इसीलिए हमें साइक्लिक प्रोसेस लेना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, इसलिए डेल्टा यू 0 हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। उसी चीज़ को हमने जो बताया वैसा ही होता है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एयर फ्यूल है ना, यहाँ पे पेट्रोल वही आ रहा है, मान लेते हैं। पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का दिया, तो ये धक्का दिया तो भाई ये नीचे की तरफ धक्का तो दिलाएगा ना इसको भी। तो धक्का दिया इस टाइप से, यहाँ पे बस आ जाना होता है, यहाँ पे आ जाता हो तो अपने आप इधर की तरफ चला जाता है। जैसे ही ऊपर की तरफ जोर से गया तो यहाँ पे एक स्पार्क होता है, तो स्पार्क क्रिएट करेगा तो यहाँ पे जल जाएगा, पेट्रोल जलेगा। फिर से वही चीज़ मैं बताया अभी कि फिर इधर से ये हटता है, यहाँ से एग्जॉस्ट निकल जाता है। तो एक साइकिल पूरा हो गया। इस पूरे प्रोसेस में आपने देखा एक साइकिल पूरा हो गया। ये पिस्टन यहाँ था, फिर धीरे धीरे जाकर नीचे से फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पे नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे ऊपर आएगा। तो ऊपर से शुरू हुआ था, फिर ऊपर जा रहा है, तो पूरा एक प्रोसेस क्रिएट हो गया, है ना। तो चीज़ें बहुत आसान है बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं बताया है, ये तो बस ऐसा आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने कुछ बता दिया है। कल मैंने आपको कार्नट इंजन बताऊंगा, वहाँ पे आपको सारा चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे एग्जाम में आएगा सवाल, वो करना होगा। ठीक है बच्चों, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय भाई।